नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पोल साइंस की और कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 11 पोल साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, इस सीरीज में हम आपकी एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स को ईजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये ईजी लैंग्वेज की नीड क्यों होती है? क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी नहीं, कई बार ज़्यादा सी डिफिकल्ट भी हो जाती है। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो काफ़ी सारे कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आते, हमारे सर के ऊपर से चले जाते हैं। और कंसेप्ट वो की होता है, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो इट मीन्स दैट हमारे लिए वो सब्जेक्ट है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें कम हो जाता है। ओके, तो हम इस सीरीज़ में उसी कंटेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ईजी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ पोल साइंस की इस बुक की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो इसके साथ एक और इश्यू भी है। इसका जो कंटेंट है वो ऐसे दिया गया जैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं, जैसे हिंदी में निबंध होते हैं ना, इस तरीके से दिए गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ की बात की जा रही है, इसमें टॉपिक्स सब टॉपिक्स वगैरह वो नहीं दिए गए। साथ ही साथ जब इस टाइप से जब कंटेंट दिया जाता है जिसमें हेडिंग सब हेडिंग्स वगैरह मिसिंग होती है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाती कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसेप्ट है उसको कितना समझना है। क्योंकि इसमें जैसे फ्रीडम की बात की गई तो कंसेप्ट तो एक जैसा है लेकिन उसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए गए, तो वो सब कुछ गड़बड़ यहाँ पर कर दिया गया। तो हम यहाँ पर कंटेंट है उसको भी नोट्स की फॉर्मेट में लेकर के आते हैं इस सीरीज में, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि ये कंसेप्ट इस तरीके से हमें इसके ऊपर फोकस करना है, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये टॉपिक है थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है पोल साइंस में। पोल साइंस की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती है वो पूरे नेशन के लिए, एनसीईआरटी की बुक्स तो कोई भी सब्जेक्ट की वो पूरे नेशन के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है। उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो नेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं। अब जैसे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं, कर्नाटका के हैं, या फिर उड़ीसा के हैं, या सिक्किम के, कहीं के भी है, वो एक इसी बुक को ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एग्जाम्पल भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ली गए। तो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आसपास से उन चीज़ों को, उन कंसेप्ट को कनेक्ट करने में इश्यू आते हैं। जब तक आसपास की चीज़ों से वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो सब्जेक्ट कैसे चलेगा। तो हम इस सीरीज में एग्जाम्पल्स को भी रिप्लेस करते हैं, आसपास की चीज़ों से उसकी कनेक्टिविटी सेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो कंसेप्ट है आपके ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। ओके, आज की अगर बात करें तो इस एपिसोड में हमारा चैप्टर रहेगा, सेकेंड चैप्टर है फ्रीडम, स्वतंत्रता। इस चैप्टर में क्या दिया गया, इस चैप्टर में हम फ्रीडम को समझेंगे। ओके, फ्रीडम क्या होती है और फ्रीडम के साथ साथ बात करेंगे फ्रीडम की हमें नीड क्यों है, फ्रीडम के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है, फ्रीडम कितने टाइप की हो सकती है, फ्रीडम को लेकर के अलग अलग स्कॉलर्स के क्या व्यूज़ रहे हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। छोटा सा आसान सा हमारा चैप्टर रहेगा। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की, इस चैप्टर की। सबसे पहले हमें समझना है इसी फ्रीडम को, इसी स्वतंत्रता को, जिसको आप लिबर्टी भी कह सकते हो इंग्लिश में। स्वतंत्रता क्या है, पहले हम शब्द की बात कर लेते हैं। ये जो स्वतंत्रता शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द से लिया गया, यानी कि लिबर्टी को हम इंग्लिश में स्वतंत्रता, जो हिंदी में स्वतंत्रता कहेंगे। ठीक, अब ये लिबर्टी आया लैटिन लैंग्वेज के लिबर शब्द से। ठीक, यानी कि स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से लिया गया है और ये लिबर्टी शब्द है ये लैटिन भाषा के लिबर से बना, और इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, जहाँ पर कोई प्रतिबंध ना हो, जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, जहाँ पे कोई बंधन ना हो, उसे हम कहेंगे आज़ादी। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम की अगर हम बात करें तो उस वक्त हमें कई सारे प्रतिबंध थे, हम विरोध नहीं कर सकते थे, हम समानता की बात नहीं कर सकते थे, हमारे पास राइट टू वोट नहीं था, हमारे पास अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था ना। क्या थे, ये सारे के सारे प्रतिबंध थे। तो ये जो प्रतिबंध थे यानी कि बंधन थे, तो उस वक्त स्वतंत्रता नहीं थी। स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि बंधन होने चाहिए, लेकिन इसके आगे एक चीज़ और लगा दीजिए, आवश्यक, मतलब अनावश्यक और आवश्यक, ये चीज़ हमें समझनी है। तो यहाँ पे लगा दीजिए अनावश्यक बंधनों का अभाव। देखिए कुछ प्रतिबंध जरूरी होते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको भी हम समझने वाले हैं, लेकिन जब अनावश्यक बंधन हो, बिना बात के रोक टोक हो, या कुछ के लिए प्रतिबंध हो और कुछ के लिए ना हो, तो उस वक्त हमारे पास आज़ादी नहीं होती है। तो आज़ादी, स्वतंत्रता, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द से बना है। ठीक, और ये जो लिबर्टी शब्द है ये लैटिन भाषा के लिबर से बना और इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। इसको अगर हम आसान सी भाषा में कहें कि स्वतंत्रता क्या है, कि जहां पर प्रतिबंध या सीमाओं का अभाव होता है वहां पर हमारे पास
आज़ादी होती है। जहाँ पर प्रतिबंध होंगे, जहाँ पर कुछ सीमाएं निश्चित कर दी जाएगी, उस वक्त हमारी आज़ादी गायब होनी शुरू हो जाती है। तो इसे हम और आसान लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि मानव के जो चाहे सो करे के अधिकार का प्राइवेसी हम कह सकते हैं कि जब उसके मन में आता है उसके अकॉर्डिंग अगर वो कर सकता है, रोक टोक नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, तो वो स्वतंत्रता है। ओके, एक और आसान सी भाषा में एक और डेफिनेशन ले लेते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि मानव को उस कार्य करने का अधिकार दिया जाए जो वह करने की योग्य है। जैसे व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर पाए। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस करना है, उस पर रोक टोक ना हो कि आपको ये बिजनेस करना है तो आपके लिए सबके लिए एक बराबर दरवाजे खुले, तो वहाँ पर स्वतंत्रता होगी। वो अपनी बात को ठीक से रख पाए, वहाँ पे स्वतंत्रता होगी। जैसे कोई तानाशाही है किसी देश में, जहाँ पे तानाशाही है, हम नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वहाँ पे तानाशाही तो आप अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाते, तो क्या वहाँ स्वतंत्रता है? नहीं है। जहाँ पे जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में जब तानाशाही थी, तो उस समय में लोग अपनी बातों को क्या रख पाते थे? नहीं रख पाते थे। क्या अपनी सरकार को चुन पाते थे? नहीं चुन पाते थे, क्योंकि वोटिंग भी हुई है, सरकार चुनी भी गई उस समय में, लेकिन वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पर प्रतिबंध थे, वहाँ पर रोक टोक थी, वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं थी, वहाँ पर अधिकार नहीं थे। तो जहाँ पर आपके पास अधिकार ना हो, जहाँ पर आपके पास समानता ना हो, जहाँ पर आपके कार्य में रोक टोक हो, तो वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पर आपके पास प्रतिबंध है, वहाँ पर आज़ादी का भाव है। ठीक, तो ये हो गया कि स्वतंत्रता है क्या, और स्वतंत्रता जो शब्द है वो कहाँ से निकला और इसका अर्थ क्या होता है। अब थोड़ा सा और समझेंगे हम इसी कंसेप्ट को। इसमें हम बात करेंगे हॉब्स की और बात करेंगे वार्कर की। हॉब्स की अगर बात की जाए तो हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है कि हॉब्स ने जो चाहो सो करो की स्थिति को स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की स्थिति का है, जो प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होती है। यानी कि हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने क्या ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन के अनुसार किसी कार्य को कर पाता है तो उसे स्वतंत्रता या स्वच्छंदता कहेंगे, और ये हमें प्राकृतिक अवस्था से प्राप्त होती है, नेचुरली हमें प्राप्त होती है। प्रतिबंध तो बाद में आगे चल करके लगते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम वार्कर के अनुसार देखें कि स्वतंत्रता क्या है, तो वार्कर के अनुसार कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी होती है। इन्होंने थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया कि किसी एक ही व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़ी होती है। यानी कि स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा है, प्लस तर्कसंगत बंधन भी होते हैं। जैसे आपके पास यूं कह लीजिए कि आपके पास स्वतंत्रता, आप म्यूजिक सुन सकते हो, है ना, आज़ादी सुन सकते हो, आप अपनी मर्जी से सुनिए, जो मर्जी सुनिए। आपके पास स्वतंत्रता, आप डांस कीजिए, कर सकते हो, लेकिन कब तक? आप दूसरे को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं कि रात को 12 बजे आप छत के ऊपर चले जाओ, डीजे लगा लो, डांस करना शुरू कर दो, वहां पे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका हनन हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने तर्कसंगत बंधन की बात की है कि वहां पर जो बंधन है वो तर्कसंगत है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो वार्कर के अनुसार कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता वो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। इसमें व्यक्तित्व विकास की सुविधा हमें मिलती है, आज़ादी जो हमें मिलती है उस अधिकारों के साथ, लेकिन उसके ऊपर थोड़े बहुत प्रतिबंध भी होते हैं ना। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कब तक? जब तक आप दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना कर लो, यानी कि उनको भी एक समान अधिकार मिले ना। तो ये जो तर्कसंगत बंधन है, जैसे हम बात करें ना, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, जो मर्जी वो करे, या रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक जो रोक टोक है वो अनिवार्य होती है, क्योंकि अगर ये रोक टोक नहीं होगी तो एक व्यक्ति की तो आज़ादी हो जाएगी, एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता मिल जाएगी उसे, लेकिन बाकी का क्या होगा? ओके, तो इसलिए वार्कर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा लॉजिकल हमें लग रही है कि हाँ, स्वतंत्रता है वो व्यक्तित्व विकास की सुविधा देता है, लेकिन इसमें तर्कसंगत बंधन होने आवश्यक है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, इन व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक नीति, दमनकारी नीति है, उनका विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया था। जैसे गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ चुके हैं। गांधी जी ने गांधी जी की बात करें, नेल्सन मंडेला की बात करें, या आंग सान सू की बात करें, ओके, इन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय उन्होंने सभी देशवासियों के लिए स्वतंत्रता के लिए अपनी आज़ादी को दांव पे लगा दिया था। हो सकता है ये अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग कर पाते, लेकिन इन्होंने जेल जाना पसंद किया। किसके लिए? दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें चाहिए थी सभी के लिए एक समान आज़ादी, इन्हें चाहिए थी सभी के लिए एक समान स्वतंत्रता, इन्हें चाहिए थी समानता। महात्मा गांधी के बाद नेल्सन मंडेला है। ये जैसा आप पहले इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, सोशल साइंस में भी हम पढ़ चुके हैं,
नेल्सन मंडेला है, इनको अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, क्योंकि जो योगदान गांधी जी का हमारे देश की आज़ादी में रहा था, उसी तरीके से इनका योगदान रहा था अफ्रीका में रंग भेद नीति को समाप्त करने में। आंग सान सू की बात की जाए तो आंग सान सू की ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से संबंध रखते हैं, और इन्होंने वहाँ पर सैनिक तानाशाही के खिलाफ एक लंबे समय तक संघर्ष किया और अपनी लंबा जो जीवन काल है वो जेल में ही इन्होंने बताया। तो यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल मिलता है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में इनके बारे में जो केस स्टडी है वो थोड़ी डिटेल में दी गई, तो उसको आप रीड भी कर सकते हो ताकि और अच्छे तरीके से समझ पाओ कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने, किस तरीके से आंग सान सू की ने अपने देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। तो इन तीनों ही अगर हम बात करें, विभूतियों की अगर बात करें, तो इन्होंने अपने देश में शासन में जो भेदभाव था, भेदभाव क्या है, जहाँ भेदभाव होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि भेदभाव किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ व्यक्तियों के ऊपर कुछ अधिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही जहाँ पे शोषण होता है इसका मतलब समानता नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे ही जहाँ पर दमन होता है किसी एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति या एक समुदाय का या सभी समुदायों का, तो वहाँ पर भी आज़ादी का भाव होता है। तो इन्होंने इन सभी नीतियों का विरोध किया और स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया कि एक स्वतंत्र देश होना चाहिए और स्वतंत्र देश में सभी के पास एक समान अधिकार होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने समझा कि वार्कर के अनुसार और हॉब्स के अनुसार आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम है क्या। अब हम समझेंगे स्वतंत्रता के प्रकार को। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो ये दो प्रकार की स्वतंत्रता हो सकती है, ठीक। एक तो दो नहीं, हम कई प्रकार की स्वतंत्रता में इसको बांट सकते हैं। यानी कि इसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता होगी, और जो हमारी प्राकृतिक के अलावा बाकी अगर हम व्यक्तित्व विकास की स्वतंत्रता कहें तो उसके कई आयाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता इसमें आ जाती है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार, जहाँ पर उसकी रुचि है उसके अनुसार वो कार्य कर पाए, जिस व्यवसाय को चाहे उस व्यवसाय को वो अपना पाए, जिस धर्म को वो फॉलो करना चाहे या ना फॉलो करना चाहे वो उसके पास आज़ादी होनी चाहिए, जिस भाषा को वो अपनाना चाहे ना अपनाना चाहिए उसके पास आज़ादी होनी चाहिए। यानी कि मानव के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। ये आ जाता है प्राकृतिक स्वतंत्रता में। यानी कि हर व्यक्ति है वो स्वतंत्र पैदा होता है और उसके ऊपर किसी भी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए, उसको कहते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो एक तो ये प्रकार होता है, यानी कि व्यक्ति को कुछ भी चुनने या न चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब हम इसी स्वतंत्रता को कई और भागों में बांट सकते हैं, यानी कि वो डिपेंड करता है कि हम किस नज़रिए से, किस चश्मे से उसको देख रहे हैं। जैसे अगला प्रकार हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या आ जाएगा, पर्सनल, अगर हम फ्रीडम की बात करें तो इसमें आ जाएगा कि निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता। जैसे किसी का पर्सनल मैटर है, वो क्या स्टडी कर रहा है, क्या काम धंधा कर रहा है, कब उठ रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, किस धर्म को मान रहा है, नहीं मान रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ओके। तो वो सारी सारी उसकी निजी लाइफ है। तो उसकी पर्सनल लाइफ में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जैसे आपका जो सेल फोन है वो आपकी पर्सनल लाइफ है, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर या किसी बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, ये मुद्दा, ये बात उसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। दूसरा आ जाएगा जीवन की सुरक्षा। यानी कि जीवन की सुरक्षा है, इस चीज़ की भी गारंटी होनी चाहिए, ये भी स्वतंत्रता में आएगा। इस चीज़ की गारंटी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, कॉन्स्टिट्यूशन देगा, संविधान देगा, ओके। ये होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी किसी व्यक्ति को किसी वक्त धमका दे, तो वहाँ पे वो कौन सी आज़ादी हुई, स्वतंत्रता नहीं हुई ना। तो जीवन की सुरक्षा है, ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग है। इसी तरीके से विचार अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति को हम अलग अलग रख लेते हैं। विचार मतलब हम अपनी विचारों को रख पाएँ। जैसे हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको लगता है, हालांकि उसके शब्द जो है वो अच्छे होने चाहिए, यानी कि आप वर्ड्स जो यूज़ करें वो सभ्य होने चाहिए। सिविलाइज तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हो। कहाँ रख सकते हैं, इंडिया में रख सकते हैं। जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ रख सकते हैं, जहाँ पे स्वतंत्रता है वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आ जाता है कि आपका जो विचार है उसको रखने की आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने विचारों को, अपनी बात को ठीक तरीके से कहीं ना पाओ। ऐसे ही आस्था की स्वतंत्रता, ये धार्मिक स्वतंत्रता में आ गया। आस्था की स्वतंत्रता मतलब कि व्यक्तिगत जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है धार्मिक स्वतंत्रता। यानी कि धर्म जो है वो व्यक्ति का एक पर्सनल मैटर है। किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति माने या ना माने, ये उस व्यक्ति का निर्णय होना चाहिए, उसके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। जैसे अपने देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे
कोई भी धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। सभी धर्म एक समान है कानून की दृष्टि से, और हर व्यक्ति आज़ाद स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए या फिर ना मानने के लिए। तो ये आ जाते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आएगा कि हमें विकल्प चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए, अपने विचार या अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, और आस्था की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक अगर स्वतंत्रता या पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करें तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें आता है कि राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए, कि जो गवर्नमेंट के डे टू डे रूटीन के वर्क है तो उसमें हमारे पास भी मौका होना चाहिए भाग लेने के लिए। ये ना हो कि कुछ लोगों को मौका दिया गया और कुछ लोगों को मौका नहीं दिया गया। तो अगर सबको एक जैसा मौका नहीं दिया गया तो इसका मतलब वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, या लोगों को मौका ही नहीं दिया गया। जैसे हम तानाशाही डिक्टेटरशिप या राजतंत्र में हम देखते थे, राजतंत्र समझते हो ना, पहले जो राजा वाला सिस्टम होता था, या तानाशाही डिक्टेटरशिप जैसे नॉर्थ कोरिया में, तो वहाँ पर क्या है, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं वो शासन चलाते हैं, बाकी लोगों को कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं है। तो ये राज्य के जो कार्य हैं, डे टू डे रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसमें सभी लोगों को भाग लेने की आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, मतदान का अधिकार होना चाहिए, राइट टू वोट। राइट टू वोट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं। सरकार को चुनेंगे, उसमें एक समान वोट का अधिकार होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मतदान का अधिकार दे गए, वो भी एक समान होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए। जहाँ पीएम का वोट और पीएन का वोट है उसकी एक बराबर वैल्यू होनी चाहिए। जहाँ पर धनी का वोट और गरीब का वोट है उसकी एक बराबर वैल्यू होनी चाहिए। अपने देश में है ना, चाहे वो अंबानी अडानी का वोट है, चाहे वो किसी एक आम व्यक्ति का वोट है, उसकी एक जैसे वैल्यू है। चाहे वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर का वोट है, चाहे वो आपके पड़ोसी का वोट है, एक वैल्यू है। तो ये भी जरूरी है राजनीतिक स्वतंत्रता में। उसके बाद तीसरा जो आ जाता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार भी होना चाहिए, कि हर व्यक्ति को एक समान मौका मिलना चाहिए राजा बनने का। राजा ही होते हैं ना जो प्रधानमंत्री, जो सीएम होते हैं, मॉडर्न राजा होते हैं ये। तो इसमें भी हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़े, निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ा जाए। तो ये भी राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ शासन की नीतियों और कार्यों का समर्थन या विरोध करने का अधिकार होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर विरोध करने का अधिकार है अपने, वो किस में आ जाएगा, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाएगा। तो ये एक राजनीतिक अधिकार भी आ जाता है, राजनीतिक स्वतंत्रता में आएगा। तो ये आ जाते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, यानी कि जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्क है उसमें भी एक समान अधिकार होने चाहिए और कुछ कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि हम क्या करें। यहाँ पे हम बात करें स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो सकती है और उसमें क्या क्या आता है। पहले हमने बात की थी प्राकृतिक स्वतंत्रता की, उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की, उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, और अब हम बात करें आर्थिक स्वतंत्रता की। जो आर्थिक स्वतंत्रता है, जैसे कि कोई भी लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार इसमें आ जाएगा, कि आप कोई भी काम धंधा कर सकते हो, उसके ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता है। अभाव से मुक्ति पाने का अधिकार, यानी कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हो और अपनी पूंजी अर्जित कर सकते हो, ये भी आर्थिक स्वतंत्रता में आएगा। इसी तरीके से वस्तुओं के उत्पादन या वितरण करने का अधिकार, इसमें भी देखिए कि हर चीज जो स्वतंत्रता है ना, उसके साथ क्या लगाना है आपको, अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव लगाना है। ये नहीं कि जैसे इसमें कहा गया वस्तु के उत्पादन और वितरण का करने का अधिकार, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल चीजें उनको बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। यानी अनावश्यक चीजें तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरों को अधिकार मिले वो अधिकार सभी के पास होने चाहिए। ओके, जैसे कोई कृषि कर रहा है, कोई काम धंधा अपना रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वैसे अधिकार आपके पास में होने चाहिए। जो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो वो आपके पास भी अधिकार होने चाहिए। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता में आ जाएगा कि कोई भी लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का एक समान आपके पास अधिकार होना चाहिए। अभाव से मुक्ति का अधिकार, यानी कि आप अपनी पूंजी अर्जित कर सकते हो, आप धन अर्जित कर सकते हो, आप लाभ कमा सकते हो, तो इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बराबरी का मौका होना चाहिए, दौड़ जो होगी वो एक ही ट्रैक के ऊपर होनी चाहिए, सबके लिए एक ही साथ स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसी किसी भी वस्तु के उत्पादन या वितरण करने का अधिकार आपके पास होना चाहिए, उसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए किसी भी भाषा, लिंग या प्रजाति लगा लीजिए, या क्षेत्र लगा लीजिए, या संस्कृति इत्यादि के आधार पर। तो ये हो गया कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है और उसमें क्या कुछ होता है। हमने बात की प्राकृतिक स्वतंत्रता की, हमने बात की यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, हमने बात की राजनीतिक स्वतंत्रता की, हमने बात की यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता की। ठीक, तो ये था कि स्वतंत्रता होती क्या है
और ये कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि कितने प्रकार के होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी था। अब इसमें हम बात करेंगे अव्यक्ति की स्वतंत्रता की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आप जब एनसीईआरटी की बुक में करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस टॉपिक के ऊपर। अव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? ओके, तो अव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। यानी कि इसका अर्थ है कि आपके मामले में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो पर्सनल मैटर है उसमें इंटरफेयर किसी दूसरे व्यक्ति का, दूसरी संस्था का, पड़ोसी का, राज्य का, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में सबल तर्क रखते हुए अव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा कि अव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हो। यानी कि यहाँ पे बात की अव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप अपने विचार को खुल के रख पाएं। ओके, आप अपने विचारों को प्रकट कर पाएं, वो अव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे आपके विचार है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी आप आलोचना करनी है, उसकी नीतियां आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप सभ्य तरीके से अपनी बात को रख पाए तो वो अव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाएगा। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम कहेंगे, तो ये जरूरी है। जैसे जहां पर तानाशाही होती है, जहां पर स्वतंत्रता नहीं होती, वहां पर मीडिया के ऊपर, लोगों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे होते हैं। हिस्ट्री में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, हिटलर का जो शासन था उसमें क्या किया गया था। उसमें सबसे पहले मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे। जो लोग उनकी पॉलिटिकल पार्टी की राय से राय नहीं मिलाते थे, सुर से सुर नहीं मिलाते थे, गायब कर दिए जाते थे उन लोगों को। तो ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण भाग आता है। जहां से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है वो है अव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी, उन्होंने सबल तर्क देते हुए बताया कि जो ये अव्यक्ति की स्वतंत्रता है उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिनके विचार आज गलत लगते हैं या भ्रामक लगते हैं, लेकिन उनके विचार तो है ना, ये पर्सनल उनके व्यू है, तो वो व्यू रखने की आज़ादी उनके पास भी होनी चाहिए। इसके पक्ष में जॉन स्टुअर्ट मिल ने 4 तर्क दिए हैं कि जो अव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें क्या कुछ रहना चाहिए। उसके 4 हम यूं कह सकते हैं कि 4 आयाम दिए गए। पहला जो तर्क दिया गया सबल तर्क में आएगा कि कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का कुछ अंश अवश्य होता है। यानी कि ये तर्क दिया गया कि जब भी कोई व्यक्ति अपने विचार रखता है तो वो पूरी तरीके से गलत नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होती है, कोई ना कोई उसका आधार जरूर होता है। दूसरा, सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। दूसरा ये होता है कि जब विरोधी विचार आते हैं तो उससे छन करके यूं कह सकते हैं कि जो सत्य होता है वो ज़्यादा निखर के सामने आता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि विरोधी विचार हों। विरोधी विचार होंगे तो सत्य है, जो सही है, वो और ज़्यादा संभल करके चलेगा। जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपसे जो जलते हैं ना कुछ लोग, जो जलते हैं, कमेंट करते हैं, आपके सक्सेस में उनका बड़ा रोल होता है, बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आप अलर्ट रहते हो। जो भी काम करते हो आप अलर्ट रहते हो कि वो टोकने वाले हैं, वो टोका टिप्पणी करने वाले हैं, हम उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। तो इसी तरीके से जो विरोधी विचार होते हैं वो सही विचार को और बेहतर बनाते हैं, उसी से सत्य पैदा होता है। तीसरा जो सबल तर्क दिया गया कि जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता भी सिद्ध होती है। कि जब कोई विचार है उसके विरोध में जब दूसरा विचार दिया जाएगा तभी प्रूव होगा ना कि कितना वो सही है। जब तक रोक टोक नहीं होगी, टीका टिप्पणी नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा कि वो कितना सही है। ओके, इसके लिए भी जरूरी है कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि हर व्यक्ति को अपने विचार अपने चश्मे से देखने की आज़ादी होनी चाहिए। आज जो सत्य है, एक सबल तर्क ये भी दिया जाता है कि आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नहीं है, आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। मान लीजिए कि हम जो चीज़ें पहले मानते थे वो चीज़ें आज नहीं है, जो आज हम सही मानते हो सकता है वो कल सही नहीं रहा हो। जैसे आप स्कूल का छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो कि पहले हम क्या कहते थे, टीचर्स क्या बोलते थे स्कूल में, ये बोलते थे कि सेल फोन स्कूल में अलाउड नहीं है। और अब क्या कहा जा रहा है, कोविड पीरियड में क्या कहा जा रहा था, अब जहाँ पे स्टूडेंट्स को टैब मिल गए क्या कहा जा रहा है, भाई मोबाइल यूज़ कीजिए, मोबाइल चलाने दीजिए। पहले हम यही पेरेंट्स को बोला करते थे कि मोबाइल मत दीजिए बच्चों को, बिगड़ जाएंगे। और कोविड पीरियड के बाद या कोविड पीरियड में हम यही बोल रहे थे कि बच्चों को मोबाइल सेल फोन दिला दीजिए, उनको मोबाइल लेने दीजिए। जो चीज़ पहले थी वो बदल गई, कितनी बदल गई। ऐसी अगर हम सिस्टम के साथ देखें, सोसाइटी में हमारे विचार
हमारी सोच वो बदलती रहती है। तो इसीलिए ये तर्क भी दिया जाता है स्वतंत्रता के बारे में, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके बारे में, कि जो आज सत्य है वो हमेशा सत्य नहीं रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नहीं, आने वाले समय के लिए वो मूल्यवान हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर विचार का सम्मान किया जाए। हर व्यक्ति के पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने विचारों को ठीक तरीके से रख पाए। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप में समस्या का समाधान बन जाते हैं। जैसे कई बार प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे सोशल मीडिया है उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आजकल के दौर की बात की जाए तो उसमें हम अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये जब प्रतिबंध या इस टाइप से जब रोक लगाई जाती है तो एक बार तो ऐसा लगता है कि हाँ समस्या का समाधान हो गया और तात्कालिक मांग को ये पूरा कर देते हैं। लेकिन समाज में स्वतंत्रता के दूरगामी अगर प्रभाव देखने हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इस प्रकार के प्रतिबंध ना लगाएं, क्योंकि इसके प्रकार के जो प्रतिबंध होते हैं वो दूरगामी संभावना को देखते हुए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा, थोड़ा सा हमने समझा मिल के अनुसार कि स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। और उन्होंने 4 सबल तर्क दिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या आयाम हो सकते हैं। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है, आज गलत है वो सही हो सकता है। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा कि जो टकराने वाले आपसी विरोधी विचार होते हैं उससे सत्य वो और बेहतर होता है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि इससे जो भी सही विचार है उसकी विश्वसनीयता सिद्ध होती है जब कोई विरोधी विचार आता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो स्थायी समाधान नहीं होता। अस्थायी तौर पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, स्थायी तौर पे समाधान नहीं हो सकता, इससे सिचुएशन और ज़्यादा बदतर होती है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करते हैं। हम किसी चीज़ को लेकर के हमारा जो नज़रिया है वो दूसरों के सामने रखते हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के आयाम की। ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनेगा कि स्वतंत्रता के 2 आयाम होते हैं। एक तो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। ओके, नकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि व्यक्ति की मर्जी के अनुसार सब कुछ चलना चाहिए, जो वो चाहें वो करें। इनका है, यानी कि इसमें क्या है, मुख्य जो फोकस किया गया है वो ये किया गया है कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। प्रतिबंध, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए और व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, प्रतिबंध ना हो, ठीक, बिल्कुल भी प्रतिबंध ना हो, तो क्या होगा? तो हो सकता है इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाए, सब कुछ होच पोच हो जाए, सब कुछ गड़बड़ हो जाए। इस विचार के समर्थक कौन थे? इस विचारधारा के समर्थक हैं जॉर्ज स्टुअर्ट मिल और F.A. हाइक। ये विद्वान रहे, ये स्कॉलर रहे जो इस नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक रहे। दूसरी होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। ये क्या है? इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें यह कहा गया है कि स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ प्रतिबंध होने आवश्यक है। यानी कि नियमों और कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कायदे कानून होने चाहिए और उसके साथ स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि स्वतंत्रता के साथ साथ एक स्टार लगा होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई। ओके, यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध लगाना अनिवार्य होगा। ओके, अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। जो मर्जी अगर करेंगे तो ये सोचिए कि किस तरीके से अव्यवस्था फैल जाएगी, कुछ भी मैनेज नहीं हो पाएगा, मिसमैनेज हो जाएगा। जैसे आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर उसमें कोई प्रतिबंध ना हो कि जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, तो क्या होगा? कुछ आ रहे होंगे, कुछ जा रहे होंगे, कुछ आएंगे नहीं, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो मानव समाज में रहता है तो उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। इसलिए कुछ हद तक ये जीवन नियंत्रित होना चाहिए, उसकी गतिविधियां नियंत्रित होनी चाहिए, क्योंकि सबको बराबरी की स्वतंत्रता तब मिलेगी जब कुछ नियम कायदे कानून बनाएंगे। और जो नियम कायदे कानून होते हैं वो कुछ हद तक प्रतिबंध लगाते हैं। ओके, आवश्यक प्रतिबंध होते हैं ये। ओके, अनावश्यक नहीं होते, आवश्यक प्रतिबंध होते हैं। यानी कि तर्कयुक्त बंधन होते हैं, ये लॉजिकल तरीके से कह सकते हैं कि लॉजिकल वे से ये कुछ बंधन होते हैं, वो जरूरी होते हैं, क्योंकि वो होंगे तो सभी लोगों को एक समान स्वतंत्रता मिल पाएगी। जैसे हम कई बार देखते हैं इलेक्शन के टाइम में कि कुछ रोक टोक होती है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक चुनाव प्रचार करोगे, उसके बाद आपका इस तरीके से ये चीज़ें चलेगी, ये वोट यहाँ डाल सकते हो, ये नहीं डाल सकते हो। तो ये जो इफ बट किंतु परंतु होती है वो क्या करती है
किसी भी चीज़ को स्मूथ चलाने के लिए ज़रूरी होती है। आप क्लास में देख लीजिए, आपके कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट होते हैं कि आप हर पीरियड में बाहर नहीं जाओगे, 4-4 बच्चे नहीं निकलोगे, आपको क्यू में ही जाना है, ओके, इस वक्त ही लंच आपको करना है, सभी बुक्स आपको लेके आनी है, रेगुलर आपको आना है। तो ये क्या है, प्रतिबंध तो है ना, लेकिन ये किस में आएंगे, ये सकारात्मक स्वतंत्रता में आएंगे। ये वो तर्कयुक्त प्रतिबंध है, तर्कयुक्त आपके बंधन है जो आपके विकास के लिए, आपके साथियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो स्वतंत्रता है उसके 2 आयाम होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये कहते हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो मन में आए जिसके वो वैसे करते रहें, ठीक। जबकि सकारात्मक वाले ये मानते हैं कि कुछ जायज प्रतिबंध होने आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, ताकि सबका एक समान विकास हो पाए, ओके। इस विचारधारा के समर्थक कौन है, टी.एच. ग्रीन और प्रोफेसर इशिया बर्लिन, ये इस विचारधारा के समर्थक है, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्ट रहेंगे। तो ये हमने समझा कि स्वतंत्रता के कितने आयाम होते हैं, तो इसके 2 आयाम होते हैं। अब हम समझेंगे प्रतिबंधों के स्रोत को, कि जो स्वतंत्रता होती है उसके ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, तो ये प्रतिबंध कहाँ से निकल के आते हैं, कौन लगाता है। तो एक तो होता है बलपूर्वक प्रतिबंध, कई बार लगा दिए जाते हैं, डरा करके, धमका करके। ऐसा होता है जैसे राजतंत्र है जहाँ पे तानाशाही है, ओके, वहाँ पर ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। एक होता है कानून के माध्यम से भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कानून के माध्यम से जैसे कि कानून बना दिया गया, अभी हमने देखा पीछे कोविड के पीरियड में, तो कोविड के पीरियड में जो कानून लगाए गए, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे ना, कि आप घर से नहीं निकल सकते, मास्क पहनना आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया। तो कैसे लगा, वो कानून के माध्यम से लगा, ठीक। या कहीं पे पुलिस वाले खड़े कर दिए कि आप यहाँ से नहीं जाओगे, मार्केट में नहीं जाओगे, वो बलपूर्वक वाले में भी आ गया, ओके। तो कुछ इस तरीके से प्रतिबंध लगते हैं, कुछ बलपूर्वक लगते हैं, कुछ लगते हैं कानून के माध्यम से। कुछ होते हैं जब प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण हो। हम बात कर सकते हैं आज़ादी से पहले की, उस वक्त हमारे यहाँ पे बाहरी नियंत्रण था, हम उपनिवेश थे, तो अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो उस वक्त हम स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग नहीं कर सकते थे। ऐसी कल्याणकारी राज्य वो भी प्रतिबंध लगा सकता है। कल्याणकारी राज्य की बात करें, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात करें, तो वो जो प्रतिबंध लगाते हैं, ये कानून बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है, वो क्या करता है, आज़ादी देता भी है लेकिन प्रतिबंध लगाता भी है, सबको एक समान रखने के लिए। तो वो प्रतिबंध किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं, ताकि सबको एक जैसा मौका मिले, ओके, सबको एक जैसा मौका मिले, सबकी भलाई के लिए वो होता है। यानी कि उसमें हम कहेंगे कि मेजोरिटी की भलाई के लिए इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक असमानता के कारण भी कई बार प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कि आर्थिक असमानता है तो उस वक्त उस समानता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, ताकि सबको एक बराबरी का मौका मिल पाए, ओके। जैसे हम जो टैक्स सिस्टम कहते हैं कि आपने इनकम टैक्स पे करना होता है, तो इनकम टैक्स क्या है, एक तरीके का प्रतिबंध है, यू हैव टू पे। और यू हैव टू पे किस लिए, ताकि इस अनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, ओके। इसी तरीके से सामाजिक असमानता के कारण भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कि सामाजिक असमानता है तो उस वक्त ऐसा होता है कई बार कि शोषणवादी नीतियां अपनाई जाती है, और सरकार फिर उनको रिवर्स करने के लिए कोशिश करती है कि कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, ताकि सभी वर्गों को आगे बढ़ने का एक समान मौका मिल पाए। तो ये स्रोत होते हैं कि ये प्रतिबंध लगते कहाँ से और क्यों लगाए जाते हैं, ओके। अब थोड़ा सा और समझेंगे इसी को, यानी कि स्वतंत्रता और उसके पक्ष को। अब हम समझेंगे ये प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट आपका 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिबंधों की आवश्यकता हमें होती क्यों है। पहला, कि जो संसाधन है वो सीमित है। संसाधन समझते हो ना, कोई भी वस्तु जो आपके काम की, आपके काम आ सकती है, वो संसाधन है। आपके पास सेल फोन है, आपका घर है, मकान है, भूमि है, मिट्टी है, जल है, सब संसाधन है। तो ये जो संसाधन है उसके उचित बंटवारे के लिए जरूरी है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं, कि आपका इस तरीके से इतना प्रयोग कर सकते हो, इतना प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हो इतना, और इस तरीके से नहीं कर सकते, जैसे रेट फिक्स कर दिए जाते हैं, ओके, कोटा फिक्स कर दिया जाता है। तो वो जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि सबको एक समान संसाधन मिले। कोटा फिक्स होता है ना, कि ये चीज़ इतनी तक की आप खरीद सकते हो, इस तरीके से कंट्रोल्ड वे में चलती है। ऐसे टकराव की स्थिति को रोकने के लिए कई बार प्रतिबंध इसलिए भी लगा दिए जाते हैं कि 2 समुदायों में, 2 पक्षों में टकराव ना हो, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स कर दिए जाते हैं, तो तब भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली में या कहीं किसी भी शहर में वाहन के लिए अपने यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स है, वो ट्रैफिक रूल्स किस लिए, किसी भी टाइप का टकराव ना हो। टकराव मतलब वो नहीं कि सामने की टक्कर, मतलब किसी भी तरीके की तू मैं ना हो, वो स्मूथली सब कुछ चलता रहे, उसके लिए वो ट्रैफिक रूल्स बना देगी कि आपको इस तरीके से करना है, कि आपकी स्पीड लिमिट रहेगी, आपको यहाँ से टर्न लेना, आपको यहाँ से टर्न नहीं लेना। इसी तरीके से
सार्वजनिक कल्याण की रक्षा हेतु भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कि देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए भी कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि आप ये करोगे और ये नहीं करोगे। जैसे अभी पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में डिसीजन लिए गए थे कि जो डीजल के व्हीकल हैं उनको बंद कर दिया गया था। कई बार इवन ओड को भी फॉलो किया गया था। वो सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। ऐसे ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की पूर्ति हेतु कई बार ये भी जरूरी होता है कि प्रतिबंध इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का, अधिकारों की रक्षा की जा सके। उसके लिए भी प्रतिबंध आवश्यक हो जाते हैं। ऐसे मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने और जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए भी प्रतिबंध होते हैं। वो प्रतिबंध हम कानून की शक्ल में देखते हैं कि संविधान है वो कुछ चीज़ों की आज़ादी देता है और कुछ के ऊपर रोक लगाता है। जैसे अपने विचार आप ठीक तरीके से रख पाओ तो वो अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आपको अधिकार देगा है, लेकिन उसमें कुछ रोक भी लगा देगी कि आप अपने विचारों को रखोगे लेकिन इससे दूसरे की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये कारण होते हैं कि प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। तो प्रतिबंध भी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रतिबंध होंगे तब सबको एक समान अधिकार मिल पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा ये प्रतिबंध क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि सकारात्मक जो आज़ादी होगी उस आज़ादी में कुछ तर्कयुक्त बंधन या प्रतिबंध आवश्यक होते हैं। और ये प्रतिबंध कौन लगाता है और किस लिए लगाए जाते हैं ये हमने यहाँ पर समझा। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ आगे थोड़ा सा चल रहे हैं कि उदारवादी और मार्क्सवादी जो धारणा रही है प्रतिबंध को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, वो क्या रही है उसको समझ लेते हैं। कि जो उदारवादी कौन से होते हैं? उदारवादी होते हैं जो खुले मन वाले होते हैं, जो समाज में बदलाव करना चाहते हैं, उसको हम उदारवादी बोलते हैं। और जो मार्क्सवादी थी, ये विचारधारा थी जो फोकस करती समानता के ऊपर, कि समाज में समानता होनी चाहिए। तो इनकी स्वतंत्रता को लेकर के क्या विचार हैं कि ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का पक्ष लिया है। यानी कि उदारवादी क्या चाहते हैं कि ओपन मार्केट होनी चाहिए और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उदारवादी ये चाहते हैं कि बदलाव ऐसे आए कि हर व्यक्ति अपने कार्य करे और जो जितना कार्य कर रहा है उतना ही उसको मिल जाए। ओके, यानी कि एक तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक होते हैं। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को धीरे धीरे स्वीकार करें कि हाँ, कुछ प्रतिबंध जरूरी होते हैं। उदारवादियों की जो विचार थे उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। पहले यह था कि कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, मिनिमम इंटरफेयर हो गवर्नमेंट का। अब इन्होंने समझा कि कुछ इंटरफेयर होना जरूरी है, कुछ प्रतिबंध होने जरूरी है, क्योंकि तभी सभी लोगों का एक समान विकास हो पाएगा। अदरवाइज कुछ लोग आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जो पीछे वो और ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। और मानते हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए कुछ उपाय या प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। यानी कि उदारवादी पहले विचारधारा क्या थी कि सरकार की तरफ से जो मिनिमम इंटरफेयर होना चाहिए, लेकिन अभी उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया कि समाज में एक समानता के लिए असमानताओं को कम करने के लिए जरूरी है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाए। सकारात्मक उदारवादी इस बात का समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यानी कि जो सकारात्मक उदारवादी वो ये मानते हैं कि कानून, कुछ प्रतिबंध आवश्यक होते हैं और इसी से स्वतंत्रता, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता वो इंश्योर होती है। वरना जिनके पास स्वतंत्रता है वो शायद स्वतंत्रता भी ना रहे अगर कानून नहीं होगा। तो सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उचित प्रतिबंधों को भी ये आवश्यक मानते हैं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्य से अधिक वरीयता देते हैं। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हम समानता तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये हो गए कि जो उदारवादी है वो स्वतंत्रता को लेकर के क्या सोचते हैं। अब हम बात करेंगे मार्क्सवादी विचारधारा की। अगर हम मार्क्सवादी विचारधारा की बात करें तो इनका जो फोकस है वो आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर अधिक है। यानी कि ये समाज में आर्थिक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये चाहते हैं कि जब लोग आर्थिक तौर पर एक समान होंगे तभी वो आगे निकल पाएंगे, तभी वो राजनीतिक या व्यक्तिगत या अन्य स्वतंत्रता के बारे में सोच पाएंगे। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है कि सबको एक समान लाभ मिलने चाहिए। वर्गों के जो बोझ से दबे, वर्षों से जो बोझ से दबे शोषित समाज है उसमें भिन्न भिन्न लोगों के लिए जो आवश्यकता होती है वो भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। तो इनका कहना है कि सबको एक बराबरी पे लाने के लिए जरूरी है कि ये जो प्रतिबंध है ये प्रतिबंध भी उसी अनुसार होने चाहिए ताकि आर्थिक जो अंतर है वो खत्म हो पाए। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ये समझना है कि जो मार्क्सवादी है उनके अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो उदारवादी है उनके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदारवादी ये मानते हैं कि कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं और ऐसे ही जो मार्क्सवादी है वो भी ये मानते हैं कि कुछ प्रतिबंध होने आवश्यक हैं, तभी सबका एक समान विकास हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि इनका आज़ादी को लेकर के यानी कि उदारवादियों और मार्क्सवादियों का क्या सोचना है, क्या विचारधारा है।
अब हम स्वतंत्रता के संबंध में थोड़े से समझेंगे जे.एस. मिल के विचारों को, कि जे.एस. मिल के जो विचार हैं कि उनके अनुसार जो व्यक्ति के कार्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्व संबंध कार्य। स्व संबंध कार्य कौन से? कि जो खुद से रिलेटेड होते हैं, स्व संबंध जो हमसे संबंधित है, कि वे कार्य जिनका प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर होता है, उनको हम बोलते हैं स्व संबंध कार्य। और इन कार्यों निर्णयों के मामले में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जैसे आपके घर में क्या खाना बन रहा है, ओके, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कौन सा टीवी लगा हुआ है, कौन सा टीवी प्रोग्राम देखते हो, क्या पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो, शादी में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये आपके पर्सनल मैटर है ना। तो ये आपका प्रभाव पड़ोसी के ऊपर नहीं पड़ेगा ना। तो ये आपका पर्सनल मैटर है, पर्सनल लाइफ है। तो ये सब संबंधी कार्य है। तो जे.एस. मिल के अनुसार इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का या गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। दूसरे होते हैं पर संबंधी कार्य। पर संबंध कार्य कौन से होते हैं? कि वे कार्य जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों को प्रभावित भी करते हैं। ओके, जैसे अगर आप पटाखे बाहर फोड़ते हो तो बाकी लोगों को प्रभावित करेंगे ना। तो ऐसे कार्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर बाहरी प्रतिबंध होने आवश्यक होते हैं। यानी कि जे.एस. मिल का मानना है कि व्यक्ति के जो कार्य होते हैं वो स्व संबंधी है, तो उनके ऊपर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन वो कार्य जो पर संबंधी है, जिससे दूसरे व्यक्ति भी प्रभावित होंगे, उनके ऊपर कुछ रोक टोक होनी जरूरी है, कुछ प्रतिबंध लगने जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हमने समझा कि जे.एस. मिल के स्वतंत्रता को लेकर के क्या विचार है। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और दिया गया, हानि का सिद्धांत दिया गया कि ये हानि का सिद्धांत क्या है। ये आपके एग्जाम में रहेगा, 2 मार्क्स में या 1 मार्कर क्वेश्चन में रहना, ये श्योर रहेगा। हानि का सिद्धांत यह कि पर संबंधी जो कार्य होते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं, इससे दूसरे व्यक्ति को हानि हो सकती है। इस कारण उस पर औचित्यपूर्ण यानी कि तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों के लिए जो कानून होता है वो यही कार्य करता है कि आप क्या कर सकते हो ये तो बताता है, ये साथ साथ ये क्या नहीं कर सकते वो भी बताता है। जो क्या नहीं कर सकता उसको हम हानि सिद्धांत में काउंट करेंगे कि जो पर संबंधी कार्य होते हैं इससे किसी दूसरे को हानि हो सकती है, जिससे दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं, तो उस पर कुछ तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों या इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या होता है? कई बार दूसरे व्यक्ति को हानि से बचाना होता है। ओके, तब ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे हम ट्रैफिक रूल्स की बात कर लें, या अगर हम बात करें जो वेपन्स को यूज़ करने को लेकर के या ड्रग्स को लेकर के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो कौन से प्रतिबंध होते हैं? वो इसी हानि के सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि लोकतंत्र की बात करें या कहीं पर भी बात करें, स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, कि किस तरीके से अगर हमारे पास स्वतंत्रता है तो उसकी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। ओके, तो स्वतंत्रता की रक्षा के कई सारे हमारे उपाय हो सकते हैं। पहला तो ये कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है वो लोगों की शासन व्यवस्था होती है, लोगों की सरकार होती है। पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड दे कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। वो चूज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर लोगों के पास कुछ अधिकार होते हैं, उनमें से एक स्वतंत्रता भी होती है उनके पास। तो पहली चीज़ की उपाय ये है कि हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर तानाशाही होगी, जहाँ पर राजतंत्र होगा, वहाँ पर भेदभाव होगा, वहाँ पर स्वतंत्रता का अभाव मिलेगा। लोकतंत्र में ही हमें स्वतंत्रता है वो निश्चित तौर पर मिलेगी। दूसरा, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, कि जो संविधान होता है उसमें मौलिक अधिकार होने आवश्यक होते हैं। ये मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनको सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। अगर छीना जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इससे भी हमारी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। जैसे हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान का जो छठा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो 5 मौलिक अधिकारों को हमें दिलाता है। ओके, तो इससे भी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। ऐसे कानून का शासन होना चाहिए। कानून का शासन मतलब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून होता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो फकीर हो, कोई भी हो। तो कानून का शासन है ये भी आवश्यक होता है ताकि हर किसी व्यक्ति के पास एक समान अधिकार हो। ऐसे ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है। जहां पर न्यायपालिका जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, वहां पर शोषण होने की संभावना कम हो जाती है, वहां पर आपकी आज़ादी को छीने जाने की संभावना कम हो जाती है। तो ये भी जरूरी होता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ताकि जब भी आपसे अधिकार छीने जाएं तो आप वहां पर न्याय के लिए जा पाएं। ऐसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये भी महत्वपूर्ण होता है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है बंटवारा। ओके, यानी कि शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने देश की बात करें तो अपने यहाँ पर
जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, शक्ति को बंटवारा है। ऐसे ही अपने यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उसमें शक्तियों को बंटवारा किया गया है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो शक्तियों का जब हम पर बंटवारा होगा तो एक व्यक्ति निरंकुश नहीं हो पाता, अपनी मनमर्जी नहीं चला पाता। और जब तक एक व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होगी तब तक ये संभावना बनी रहती है कि स्वतंत्रता भी बनी रहेगी, स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा नहीं होगा। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना भी अति आवश्यक होता है। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। इसके साथ साथ शक्तिशाली विरोधी दल का होना ये भी महत्वपूर्ण होता है स्वतंत्रता के लिए। यानी कि जो विरोधी दल है वो शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे हम बात कर लेंगे ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार गलत कर रही है तो उस वक्त विरोध करने के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। जितनी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी हुई उतना ही बेहतर वो सरकार कार्य करेगी। जब भी कुछ गलत होगा तो उसके लिए आवाज़ उठाएगी वो पॉलिटिकल पार्टी। तो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ पर ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए, तभी स्वतंत्रता हमारी बरकरार रहेगी। ऐसी आर्थिक समानता भी आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक समानता होगी तो हमारे पास कई प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। हम सिर्फ बुक्स में लिख दें या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर दे दिया, हमने बात कर ली कि हाँ जी स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक हमारे पास पॉकेट में पैसा नहीं है, आय नहीं है, तो स्वतंत्रता सिर्फ बुक्स के ऊपर ही रह जाएगी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रह जाएगी, केवल रिटर्न में रह जाएगी। तो आर्थिक समानता सुनिश्चित करना भी जरूरी है ताकि सब लोगों को आगे बढ़ने का बराबरी का मौका मिल पाए। ओके, इसी तरीके से विशेषाधिकार का न होना ये भी आवश्यक होता है कि किसी भी वर्ग के पास, किसी भी समुदाय के पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोगों के पास विशेष अधिकार होगा तो दूसरों लोगों की स्वतंत्रता है वो गायब हो जाएगी। क्योंकि विशेष अधिकार होने का सीधा सा अर्थ ये है कि कुछ लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, कुछ लोगों की स्वतंत्रता है उसके दायरा निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए किसी भी वर्ग के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी भी समुदाय के पास। ऐसे ही जागरूक जनमत होना भी ज़रूरी होता है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, कि जो लोग हैं वो अवेयर होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, साक्षर होने चाहिए, क्योंकि साक्षर लोग हैं वही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। साक्षर लोग हैं वही अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, वही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो ये तो हाँ हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने समझा कि स्वतंत्रता क्या है, क्यों हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, और फ्रीडम के टाइप्स की हमने बात की। साथ ही साथ हमने बात की कि ये हाने का सिद्धांत क्या होता है। हमने समझा कि जो फ्रीडम है वो किस तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है, और एंड में हमने समझा कि फ्रीडम की जो रक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों होती है और किस तरीके से की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी क्लास 11th पोल साइंस के साथ साथ जियो के हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है वो भी हम पब्लिश करें। इसके लिए आपको कहाँ जाना है? आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में अगर आप सर्च करोगे तो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके साथ साथ एक ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें आपके मोटिवेशनल वीडियोज़ है, टाइम टेबल के वीडियोज़ है, इस टाइप के वीडियोज़ आपको अवेलेबल होते हैं। तो आप वहाँ पर भी सर्च आउट कर सकते हो आपको जब भी मोटिवेशन या इस टाइप के कंटेंट की आवश्यकता नीड हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।